કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપણા દોસ્ત કેતન રાવલના નમસ્કાર. મિત્રો, વરસાદનું આગમન થઈ ગયું ખરું ને, પરંતુ શું આ વરસાદથી ખેડૂતો ખુશ છે ખરા? આમ તો વરસાદ આવે એટલે તમામ ખેડૂતો ખુશ તો હોય જ, પરંતુ શું ખેતીને માફકસર વરસાદ વરસી રહ્યો છે? સમયસર વરસાદ શરૂ થયો છે? આખા ચોમાસું ઋતુ દરમિયાન કેટલો વરસાદ વરસશે? આ બધા પ્રશ્નો આપણને છે. આથી જ મિત્રો, આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં વિષય નિષ્ણાતને અમે આમંત્રિત કરેલ છે, જેમનું નામ છે સુનિલ કુમાર યાદવ સાહેબ, કે જે વિષય વિશેષજ્ઞ કૃષિ મોસમ વિભાગ कृषि विज्ञान केंद्र वेजलपुर पंचमहाल थी आवे छे. सुनील जी, आज के किसानवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. सुनील जी, कार्यक्रम के शुरुआत में बात करते हैं कि खास करके पंचमहाल की बारिश बाकी जिले से कुछ अलग तरीके से अपना तेवर बता रही है. बारिश की शुरुआत सत्तावार रीत से पूरे गुजरात में बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन ये जुलाई मास तक गुजरात में, खास करके मध्य गुजरात में बारिश इतनी नहीं गिरी के तुलना में आसपास के जिले में गिरी है. उसकी क्या वजह है? जी सर, देखो, जो मानसून गुजरात में आमतौर पे आता है वो 15 जून के आसपास प्रवेश करता है. तो इस बार जो मानसून है वो 11 जून को गुजरात में प्रवेश कर गया था. तो इस हिसाब से मतलब 4 दिन मानसून पहले पहुंचना चाहिए था पंचमहल में. लेकिन जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, जैसे खासकर राजस्थान, तो वहां पे प्रतिचक्रवात का, यानी जिसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं, वो परिसंचरण तंत्र बना, जिसके कारण मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली. तो 4 दिन मानसून गुजरात में ही ठहर गया था, तो वो आगे नहीं बढ़ा. इसी कारण पंचमहल जिले में बारिश, तो मानसून तो टाइम पे आया. जो मानसून आने का 20 से 25 जून का टाइम होता है, उसी टाइम मानसून अपने पंचमहल तक पहुंच गया. लेकिन जो 4 दिन एडवांस था और प्री मानसून की जो बारिश होनी थी, वो ये एंटी साइक्लोन बनने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा, और जो प्री मानसून की एक्टिविटीज थी पंचमहल जिले में वो घटी है. इसलिए पंचमहल के कुछ तालुका, जैसे कि इधर सहरा, गोधरा और मोरवाडब और कालोल, यहाँ तक इन तालुकाओं में थोड़ी बारिश कम हुई है. प्री मानसून की एक्टिविटीज नहीं देखने को मिली, कमजोर रही है. तो बारिश ने दस्तक तो दी है, लेकिन जो किसानों को अभी भी एक उलझन है कि ये साल कैसा रहेगा, बारिश कैसी गिरेगी. 4 महीने है, उसके ऊपर उसकी खेती निर्भर रहती है. खास करके आकाशीय खेती बोलते हैं कि बारिश पर ही जो जिस किसान खेती करते हैं, इसके लिए ये साल कैसा रहेगा, ये बारिश कैसी रहेगी इस साल की? जी खेडूत भाइयों, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आप निराश हो कि यहाँ बारिश जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. अभी जो प्री मानसून नहीं हुआ और जो अभी बारिश हुई है वो लगभग 16% पंचमहल जिले में कम हुई है अभी तक. लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार बारिश जो सामान्य से लगभग 6%, यानी 106% बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है कि इस बार मानसून अच्छा होगा. क्या बात? पिछले कुछ सालों में बारिश सामान्य से अधिक 105 से 110% रही है, जबकि पिछली बार 2023 में सामान्य से 96% हुई है. यानी लगभग जो यहाँ बारिश होती है उससे 7 से 10% बरसात कम हुई थी. लेकिन इस बार सामान्य से 6% अधिक है, तो यानी लगभग 10 से 12% अधिक बारिश होने की संभावना है. मतलब किसानों के लिए चिंता का कोई विषय नहीं? नहीं. जो लोग किसान खेती करते हैं, खास करके ये इधर क्या डांगर बोलते हैं गुजराती में, जी, वो धान की खेती के लिए भी पूरा बारिश रहेगा. हाँ जी, धान की खेती के लिए इस बार अच्छा मानसून है, क्योंकि पिछली बार कम बारिश थी, तो पिछली बार मकई पे ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि बारिश कम थी. लेकिन इस बार अच्छी बारिश है, सामान्य से 6% अधिक है, तो आप डांगर कर सकते हैं. और प्री मानसून नहीं हुआ है तो आप चिंता में नहीं रहे कि बारिश अच्छी नहीं होगी. इस बार अच्छा मानसून है और अच्छी बारिश होगी. अच्छी बारिश होने वाली है, तो लंबे दिनों में पकने वाले भी धान की किस्में लगा सकते हैं. जी, क्योंकि ज्यादातर अभी किसान क्या करते हैं कि 110-120 दिन वाली भी धान लगाते हैं. लेकिन इस साल वो लोग थोड़े डरे हुए थे कि कैसी रहेगी बारिश. लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि 106% बारिश होने वाली है, मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है. जी बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है. और वैसे भी लंबी अवधि वाली फसल लगाते हैं, तो हमारे जो सितंबर महीना है ना, उसमें भी पंचमहल में लगभग 250 mm बारिश होती है. तो उतरते मानसून में भी, लौटते मानसून में भी किसानों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ अच्छी बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी. और ये लंबे दिनों वाली जो किस्में लगाने से एक फायदा होता है कि पिछले में जो बारिश रहती है लास्ट महीने में, तो पूरे डांगर के जो खेत रहते हैं, मतलब के क्यारडा होते हैं, इसमें पानी भर जाता है, निकाल नहीं होता है.
तो ये लंबे तक रहेगा तो पानी का निकाल हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से काट सकते हैं। लेकिन अभी बात करना है कि जो मौसम की जानकारी किसानों के लिए बहुत लाभदायक तो है, लेकिन कैसे लाभदायक है ये बताएंगे तो सब लोग ये उसकी कुछ ऐप भी आती है और मौसम विभाग बार बार ये बताते हैं, और आपकी जो एक ऐप भी है मौसम विभाग के तरफ से आप चला रहे हैं, खास करके केवी के वेजलपुर से भी एक चलती है, तो उसके बारे में लोग जुड़े, उसके बारे में भी बताएं कि कैसे लाभदायक है और कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, मौसम की जानकारी किसानों के लिए लाभदायक इसलिए हो गई है क्योंकि अभी हमने प्री मानसून एक्टिविटीज देखी है। जी। जब हमारा बुआई का समय आता था, पिछली बार ये हुआ कि प्री मानसून की बारिश आई तो हमने उसमें बुआई कर दी, उसके बाद मानसून आया तो अच्छी फसल हो गई। लेकिन अभी खेडूत भाइयों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्री मानसून की बारिश नहीं हुई, अभी मानसून चालू हुआ है तो बारिश रुक नहीं रही है, तो अभी बुआई नहीं हुई है। तो बुआई करने के लिए किसान परेशान है। तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि बुआई अभी लेट नहीं हुई है। हम परंपरागत खेती के हिसाब से ये मानते हैं कि हम बहुत लेट हो गए, लेकिन हम लेट नहीं है। जैसे हम जल्दी बुआई करते हैं तो अभी जैसे आपने बताया, जो बात हुई कि सितंबर के महीने में 250 mm बारिश होती है, तो वो सितंबर का महीना होता है। अगर हम जल्दी बुआई कर रहे हैं तो वो कटाई का समय आता है हमारे पास, और कटाई में उस टाइम हमारे को फसल का नुकसान होता है, नुकसान हो सकता है। और लंबी अवधि वाली और अभी लेट बुआई होगी तो हमारे को सितंबर के महीने में जो नुकसान होता है फसलों में वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको गलत तरीके से न ले, ये अच्छी खबर भी है हमारे लिए कि अब लेट बुआई होगी तो हमें कटाई के समय नुकसान नहीं होगा। जैसे खेत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए मौसम की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे इस मानसून में औसत बारिश कितने होने वाली है, उसके आधार पर हम फसल का चुनाव करें। पिछली बार कम बारिश थी, हमने मकई ली। इस बार सामान्य से अधिक बारिश है तो हम डांगर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू में फसल का चुनाव करने के लिए भी मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद बुआई का उचित समय, जैसे अभी प्री मानसून का नहीं हुआ, अभी लेट सोइंग होगी तो उसका फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये जानकारी रखने के लिए आपको मौसम की जानकारी होना आवश्यक है। फिर उसके बाद में बुआई के बाद में कब उसमें उर्वरक देना है, कब रसायनों का छिड़काव करना है, कि बारिश होगी या मानसून के सीजन में बारिश लगातार चलती रहती है, किसानों को पता नहीं रहता है। जैसे उर्वरकों का छिड़काव कर दिया हमने, छिड़काव करने के बाद बारिश आ गई तो वो किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए हमको कब उर्वरक देना है, सिंचाई कब निर्धारित करनी है, बारिश नहीं होगी तभी सिंचाई करें। और जो मौसम के आधार पर जैसे अधिक तापमान और अधिक नमी रहती है हवा में, उस टाइम सबसे ज्यादा बीमारी और कीट आती है फसलों में। तो अगर आपको मौसम की पूर्व जानकारी रहेगी तो आपको ये भी पता रहेगा कि इस मौसम के आधार पर आने वाले समय में ये रोग, ये कीट इस फसल में लगेगा, तो हम उसका पहले से ही उपचार करके फसलों को बचा सकते हैं। इसलिए मौसम की जानकारी होना किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। बिल्कुल। सुनील जी, आज की तारीख की बात करते हो, आज 2 जुलाई 2024 और किसान खेती के काम में लग गए हैं और ये नजर रखते हैं कि आने वाले हफ्ते में बारिश कैसा करवट बदलेगी, कितनी गिरेगी, कैसे गिरेगी, उसको बुआई भी करना है। फिर भी किसी ने पहले से कुछ धान का दरू लगा दिया है और तैयार हो गया है दरू, तो वो लोग भी तत्पर है कि अगर बारिश कैसे गिरेगी तो उस हिसाब से वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज 2 जुलाई से देखें तो अगले हफ्ते में कैसी बारिश का अनुमान है? देखिए, अभी तो बारिश से किसानों को राहत नहीं मिलने का अनुमान है। जैसे आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी गुजरात के ऊपर 2 साइक्लोन, चक्रवात परिसंचरण तंत्र बने हुए हैं, जिसकी वजह से रुक रुक के कुछ कुछ देर में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात लगातार इस पूरे वीक तक चलती रहेगी। और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से कम रहेगा। और हवा में आर्द्रता 85% तक रहेगी। और जो हवा है वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलेगी और थोड़ी हवा की गति तेज होगी, 21 से 26 किलोमीटर पर घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। जी। और ये बारिश की मौसम की बात करें, मतलब कि ये जो भी मानसून सीजन की खेती करते हैं किसान, वो कहते हैं, हमारे गुजराती में तो कहावत है कि बे हाथ नो लाडू, એટલે કે लाडू कभी कभी एक हाथ से खाया जाता है जी, लेकिन कभी कभी 2 हाथ का लाडू खाने को जाते हैं तो एक भी नहीं मिलता, दोनों गिर जाता है, ऐसा भी कहावत में मतलब निकलता है। मतलब कि ये चौमासू की खेती में क्या होता है कि पियत का तो कोई खर्चा होता ही नहीं है, बारिश के पानी से ही खेती होती है।
जी सर। लेकिन कभी ये हो जाता है कि बारिश ज्यादा गिर जाए, कभी कम गिरे, और उसकी वजह से दो हाथ के लड्डू जैसी बात होती है कि कुछ मिले ही नहीं। खर्चा करो, मुफ्त में पानी में खेती करने का एक अंदाज है, लेकिन अगर अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है तो पूरा निष्फल हो जाता है, मूड़ी भी बह जाती है। तो कैसे बचे किसान, खास करके ये जुगाड़ी खेती है, खास करके बात करें ना, बारिश की एक जुगाड़ की खेती है, तो कैसे किसान बच सकते हैं? हाँ, इसीलिए अपने देश में कृषि को जुआ कहा जाता है, जी जी। क्योंकि इसमें कभी फायदा तो कभी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो इसमें मानसून के सीजन में खेती करने के लिए हमारे पास दो मुख्य समस्याएं हैं। या तो बरसात कम हो या अधिक हो, जरूरत से अधिक बारिश हो रही है तो वो भी नुकसानदायक है। तो दोनों स्थितियों में हम कैसे उससे बच सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले चीज तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि वो अपने फसल बीमा करवाएं। फसल बीमा करवा के रखेंगे, आगे नुकसान होता है तो हम उसके कम से कम क्लेम करके उसकी भरपाई कर सकते जी हैं। जी। और एक दूसरी बात, जब किसान भाई केसीसी करवाते हैं या केसीसी ले रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें केसीसी मिलती है किसानों को। जी जी। अगर किसान वो ले रखे हैं तो उसमें केसीसी लेने पर अपने आप ही फसल बीमा हो जाता है। तो बढ़िया है। हाँ, तो ये बात किसानों को, बहुत कम किसानों को पता है कि हमने केसीसी ले रखी है और हमारे फसल बीमा है, तो वो क्लेम भी नहीं करते हैं। तो अगर आपने केसीसी ले रखी है तो आपकी फसल जब भी खराब हो तो आप फसल के 72 घंटे के अंदर आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, तो आपको जो भी है मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे अधिक बारिश हो रही है तो जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। खेतों में अतिरिक्त जल को बाहर निकालें, क्योंकि जल जमाव की स्थिति में जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए मिट्टी के रिक्त स्थानों में फंसी हवा बाहर निकल जाती है। तो जल जमाव के कारण मिट्टी का वातन ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही मौजूदा जल जमाव की स्थिति के कारण कुछ उपयोगी पोषक तत्व कम हो गए हैं, इससे पौधे की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए जो भी अतिरिक्त जल आपके पास है तो उसमें नालियां बना के कैसे भी खेत से उसको बाहर निकाला जाए। खरीफ की फसलों में नमी व तापमान अधिक होने पर सबसे ज्यादा रोग व कीट लगते हैं। तो मौसम आधारित कृषि सलाहकार बुलेटिन में किसानों को नमी, तापमान के आधार पर आने वाली बीमारियों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है, ताकि समय पर उनको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी चीज कि ये तो हुआ कि अधिक बारिश हो रही है तो हम क्या करें। अब बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए किसान क्या करें? तो इसके लिए है कि सबसे पहले तो फसल का चुनाव। अगर मानसून का आपको मौसम का पूर्वानुमान पता है कि मानसून कमजोर रहेगा, तो उसमें कम पानी चाहने वाली, उसके अलावा कम अवधि वाली फसलों का चुनाव करें, ताकि उसमें अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जो अब जलाशय जैसे तालाब है, नदियां, उनकी साफ सफाई करके मानसून से पहले तैयार रखें, ताकि मानसून में उसमें पानी इकट्ठा हो सके। और या घर में जो पौंड, किसान भी आजकल खेतों में पौंड बनाते हैं तो वो बना के रखें, खेत तलावड़ी बना, खेत तलावड़ी में उसमें पानी जमा करके रखें। तो उसमें होगा ये कि जैसे मानसून में शुरू में बारिश हो गई है, बीच में बारिश नहीं होती है, तो हम सिंचाई के लिए उस पानी को काम में लेके उसको फसल को बचा सकते हैं। तो जो मानसून का जो पानी है उसको जल संरक्षण करके हम इकट्ठा करके रखें तो वो भी हमारे काम आएगा। और अधिक बारिश में हमने बताया कि आपको क्या क्या उपयोग करने हैं, वो आप करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी सुनील जी, किसान आज हाथ में मोबाइल लेके भी घूमते हैं, स्मार्टफोन भी बसा लिया है किसानों ने, सरकार भी उनको कुछ सब्सिडी के तौर पर भी मोबाइल मुहैया कराती है। मतलब किसानों के पास मोबाइल तो है जी जी, और वो भी स्मार्टफोन है। तो वो लोग भी कभी कभी ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी बारिश गिरेगी, कैसे गिरेगी, कहाँ गिरेगी, कैसा रहेगा हवामान, ये आगाही देखते रहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक आगाही उसको मिलती नहीं है। कभी कभी वो धोखा खा जाते हैं उस आगाही में। तो एक ऑथेंटिक आगाही का सोर्स क्या रहता है, क्या है, ये बताइए। देखिए, जैसे मैं पंचमहल जिले की आगाही की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं खेडूत भाइयों को बताना चाहूंगा कि जैसे पंचमहल जिले में मॉनसून आने के बाद लगभग हर महीने में 10 से 15 दिन का एक ड्राई स्पेल आता है जिसमें बारिश नहीं होती है। तो उस समय किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मानसून में बुआई तो कर दी लेकिन सिंचाई के टाइम बारिश नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमने पहले में बात करी कि उसके लिए आपको जल संरक्षण करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको इसका पता कैसे लगेगा कि आपको मौसम की जानकारी सटीक, जैसे आपने कहा कि सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए मैं खेडूत भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल पर जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना चलाई जा रही है, जो किसानों को आने वाले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान व मौसम आधारित कृषि सलाहकार बुलेटिन हर मंगलवार व शुक्रवार को जारी कर किसानों को
स्मार्टफोन जिसकी बात आपने करी उसी पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाती है। तो इस सेवा का लाभ लेने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर स्मार्टफोन अभी जैसे आपने बताया सभी खेडूत यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप 2 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऐप है जिसकी हम बात करेंगे मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप में आपको आने वाले 5 दिन की मौसम की जानकारी, उसके साथ साथ कृषि सलाहकार बुलेटिन, यानी कौन सी फसल में क्या करना है, ये आपको उस ऐप पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा ऐप है दामिनी, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे दामिनी किस काम में आता है। और जैसे हम जो ऐप डाउनलोड करेंगे मेघदूत ऐप, तो उसमें पंचमहल जिले की आगाही मिलेगी। तो पंचमहल जिला बहुत बड़ा है, तो उसमें हमें फिर वही बात आ जाती है कि आगाही सही नहीं हो रही है, सटीक जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि पंचमहल जिला बड़ा है, तो कौन से तालुका में बारिश हुई कौन से में नहीं हुई, तो इससे किसान भ्रमित रहते हैं। तो हम जो आगाही करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से, जो आगाही होती है वो तालुका के हिसाब से होती है क्या बात है कि कौन से तालुका में बारिश होगी। जैसे कि पंचमहाल में गोधरा तालुका में कितनी बारिश होगी, जी सेहरा जी में जी, कितनी जैसे होगी। पंचमहल में 7 तालुका है हमारे, तो 7 तालुकाओं की अलग अलग आगाही होती है कि गोधरा में बारिश होगी या हालोल में होगी, कालोल में होगी, कौन से तालुका में बारिश होगी। तो वो सटीक आगाही के जानने के लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से मौसम की जानकारी मिलती रहे और आप अपना जो भी खेती और जो भी अन्य कार्य हैं वो मौसम के आधार से कर सकें। सुनील जी, बात करते हैं बिजली के बारे में। आगे तो बहुत सारी बात की कि बारिश कैसी रहने वाली है, मौसम कैसा रहने वाला है, लेकिन ये बिजली खास करके बारिश से जुड़ी हुई है। एक सिक्के की 2 बाजू जैसी बात है कि बारिश है तो बिजली है। पहली बारिश आती है तब बिजली ज्यादा कड़कती है, और आखिर में जाते जाते कहते हैं कि भादरवे मास में तो बिजली बहुत कड़ाका भड़ाका करती है, खास करके गुजरात में। तो ये बिजली के वजह से कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताया कि बिजली की वजह से क्या क्या हादसे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानी हो सकती है, कितनी जानलेवा है और उसके बचने के क्या उपाय है, ये बताइए। जी सर, जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बरसात के बारे में बात करी कि बारिश पंचमहल में कैसी है, अगर मानसून कैसा रहेगा, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन लोगों को बारिश की जानकारी तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लेकिन जो विषय में आपने बात करी है जो आकाशीय बिजली के बारे में, ये लोगों को बहुत कम जगह सुनने को मिलता है कि इसमें हमें कैसे जानकारी मिले, या इसकी भी आगाही होती है, या इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये लोगों में सवाल रहता है। लेकिन आज तक लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, जिसका नाम है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप लॉन्च इसलिए करना पड़ा क्योंकि लगभग भारतवर्ष में हर साल मानसून के सीजन में बिजली गिरने से लगभग 2000 लोगों की मृत्यु होती है। ये आंकड़ा देखा जाए तो वैसे छोटा नहीं है, क्योंकि 2000 लोगों की मृत्यु सिर्फ बिजली गिरने से होती है। तो इनके बचाव के लिए हम कुछ सावधानियां भी रख सकते हैं। तो इसके लिए ऐप बनाया गया है। ये ऐप कैसे काम करता है इससे पहले हम ये जानेंगे। तो ये ऐप हम जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर आता है जहाँ से हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये डाउनलोड करते हैं जी। वैसे ही प्ले स्टोर से हम ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है दामिनी। तो ये दामिनी ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अपने जो लोकेशन है, स्थानीय लोकेशन जहाँ के आप है, तो वहाँ की लोकेशन की परमिशन मांगेगा। तो आपको वो परमिशन देनी है और उसमें जो भी आपका नाम, तालुका और जो भी जिला है वो डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको उस ऐप में उसके बाद कुछ नहीं करना है। हमेशा जैसे ही बारिश के समय में बिजली कड़कने वाली होगी तो 40 मिनट पहले ही आपके फ़ोन में जीपीएस के माध्यम से उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके कि आपके आसपास के एरिया में बिजली चमकने वाली है। तो वो नोटिफिकेशन आएगा, आप ऐप को खोल के देखोगे तो उस ऐप में आपके 30 से 40 किलोमीटर के एरिया को दिखाएंगे वो। तो उसमें 30 से 40 किलोमीटर एरिया में अगर बिजली गिरने वाली है, उसमें 3 क्राइटेरिया है कि जैसे एक तो बिजली चमकेगी, एक से थोड़े उसकी मॉडरेट कंडीशन की ज़्यादा कड़केगी, या फिर उसमें और तेज़ की वो गिरने वाली है। तो ऐसे उसमें 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंदर नोटिफिकेशन आता है जो आपको मोबाइल के ऊपर ही दिख जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन आपके एरिया में मिल रहा है तो उस समय आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी कि अब बिजली गिरने वाली है तो हम कैसे सावधान रहें। तो इसके लिए जैसे बिजली चमक रही है तो आप क्या क्या सावधानियां रख सकते हो। तो आप अगर खेडूत भाई है, आप खेतों में काम कर रहे हैं, अब खेतों में काम कर रहे हैं तो मतलब खुली जगह है, तो आप बचने के लिए सबसे पहले देखते हो कि कोई पेड़ है तो मैं उसके नीचे चला जाऊं। लेकिन ये हम किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अगर बिजली चमक रही है तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है।
पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना, इससे अच्छा आप खुली जगह में खड़े रह सकते हो। और बिजली से बचने के लिए पहाड़ी इलाके का इस्तेमाल ना करें। आप खुले में है तो खुली जगह पर ही घुटनों के बल कान बंद करके बैठ जाए। कोई भी तालाब या जलाशय है तो उससे दूर रहे। किसी पक्की जगह में शरण लें। अगर अब आसपास में खेतों में पक्की जगह नहीं है तो आप अपने जहाँ खुले में ही घुटनों के बल कान बंद करके बैठ सकते हैं। बारिश या जमीन पर भरे पानी से बचें। हाई टेंशन लाइन या टावर है खेत के आसपास तो उसके नज़दीक ना जाए। और घर के भीतर हो तो जो बिजली से संचालित उपकरण है उनका उपयोग ना करें, उनसे दूर रहे। तार वाला जो टेलीफोन आता है उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप खुले में हो कहीं भी और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर के बाल हल्के हल्के खड़े हो रहे हो या शरीर में त्वचा में हल्की सी झुनझुनी होने लगे तो तुरंत नीचे झुककर कान बंद कर लें, क्योंकि ये इस बात का सूचक है कि पास में बिजली गिरने वाली है। मतलब सुनील जी, बिजली गिरने से पहले अपने बॉडी पर भी कुछ पहले से हाँ जी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हाँ, हैं। इसमें आपके जैसे सिर के बाल खड़े होंगे हल्के और शरीर में जैसे करंट लगता है तब झुंझुनाहट होती है ना, तो वैसा महसूस होता है शरीर में। तो उसी टाइम तुरंत आप घुटनों के बल नीचे बैठ जाए और कान बंद कर ले। कितना वक्त रहता है ऐसा लक्षण दिखने के बाद, कितनी देर के बाद ये बिजली इसमें गिर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये जैसे लक्षण है तुरंत तो मतलब बिजली गिरने वाली ही है, तुरंत? तो आपको 2-4 सेकंड से कम का समय मिलेगा। तो इसके अंदर अंदर आपको ये करना है, क्योंकि उस टाइम आप भग तो पाओगे नहीं। जी। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहां से नीचे घुटनों के बल कान बंद करके बैठ जाए, तो उससे जो अर्थिंग और मिलना रहता है वो नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी साइड में गिरेगी कहीं भी, तो आप इससे बच सकते हैं। जी जी, दामिनी ऐप के बारे में बताया इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका स्पेलिंग है वो बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। हाँ, तो जो आपने पूछा इसकी स्पेलिंग है DAMINI, दामिनी। प्ले स्टोर पे सीधा सर्च करना है DAMINI, तो आप में इसमें ऐप खुलेगा प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लो। जो जानकारी आपको दी गई है वो सब कुछ उसमें, उस ऐप में बिजली गिरने के साथ साथ जो मैंने आपको बचने के उपाय बताए हैं वो अगर गिरने वाली है तो जो आपको सूचना मिलेगी उसके साथ साथ में बचाव के उपाय भी उस ऐप में ही बताया जाएगा आपको। जी, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा आपके कि आपको क्या करना चाहिए अब। बिल्कुल। तो सभी लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। सुनील जी, बारिश की बात तो बहुत कर ली। बारिश होती है तो तालाब भी भर जाते हैं, डैम भी छलक जाते हैं, नदियां भी दोनों तरफ से घोड़ापुर बहती है, और लोगों को एक मन होता है कि बारिश के मौसम में कहीं घूमने को जाए, क्योंकि पूरे गर्मी के मौसम में वो इतनी गर्मी से त्रस्त हो गए हो, तो बारिश का मौसम और बस चारों तरफ पहाड़ एकदम हरे हरे देखने को मन करता है, बहते झरने को देखने को मन करता है। लेकिन कभी देखते हैं कि ऐसी खूबसूरत जगह पर जाने के बाद कोई हादसा हो जाता है, खास करके पानी के बहाव में कुछ लोग बह जाते हैं, कोई सेल्फी लेने की धुन में गिर जाते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा वीडियो देखते हैं तो हम भी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा न हो, इसके बारे में आप कुछ सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को? जी देखिए, इसके लिए तो सरकार के द्वारा बहुत पहल चलाई जाती है कि सब लोगों को टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सब हर तरह से जागरूक किया जाता है, और खुद जागरूकता हमें खुद को भी अपनानी चाहिए। जैसे कि हमने मौसम की आगाही की बात करी, आजकल IMD द्वारा पहले ही अगर भारी बारिश हो, ऐसा कुछ हो तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि इस जिले में, इस तालुका में या भारी बारिश की संभावना है। तो वो आप कहीं भी प्लान कर रहे हो, आपको कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहली चीज आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आने वाले 5 दिन का या 7 दिन का मौसम कैसा रहेगा। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अगर भारी बारिश है तो आप उस टाइम ना जाए, बचे। उसके बाद मौसम साफ रहे, मौसम खुले तो घूमने जा सकते हैं। या जैसे जलाशय है जहाँ पानी भरा है, नई जगह जाते हैं, अनजान पानी होता है, उसकी गहराई हमें मालूम नहीं होती है, तो ऐसी जगह में जितना उससे दूर रह सके उतनी कोशिश करनी चाहिए, उसके नजदीक ना जाए पानी के। यही बचाव के उपाय है। ટૂંકમાં हमारी गुजरातीની કહેવત છે કે અજાણ્યા પાણીમાં ભૂસકો મારવો नहीं। जी बिल्कुल એટલે बिल्कुल। कहीं भी जाए देख के जाए, वहाँ का पहले से अपनों को पता होना चाहिए कि कैसी जगह है, कितनी सेफ्टी है, ये सब सोच के जाइए। जैसे पहाड़ी इलाकों में हम घूमने जा रहे हैं तो हम जैसे पहाड़ी इलाकों में जो रास्ते बने हुए होते हैं तो हम उन रास्तों से हट के थोड़ा साइड में निकलने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से घूम पाए, अच्छे से देख पाए। लेकिन ऐसी जगहों से जाना भी जाके बचना चाहिए। जैसे हम पावागढ़ जाते हैं घूमने, अपने हिल स्टेशन पंचमहल में वही है एकमात्र, तो वहां भी लोग क्या है जो रास्ते बने हुए उससे अलग घूमने के लिए कहीं ना कहीं निकलते हैं साइड में। तो बारिश के टाइम में क्या होता है, जो बारिश होती है तो पत्थरों के बीच में जो जमाव रहते हैं मिट्टी का, वो कटाव होके वो निकल जाते हैं। तो वो पत्थर
आधे हवा में लटके रहते हैं, आधे टिकाव में रहते हैं, वो हमें पता नहीं है कि कब गिरेंगे वो। जी जी। तो हम ऐसी जगह पे जाते हैं, उन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं या वहां से गुजरते हैं, तो वो पत्थर भी गिर जाते हैं, उससे भी हादसे होते हैं। जी जी। तो पहाड़ी इलाकों में या जल भराव वाले क्षेत्रों में कहीं भी जाए तो अपनी जागरूकता से उससे दूर रहे। जो रास्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन्हीं पे आप अपने आराम से घूमें, और अपने परिवार की सुरक्षा खुद के हाथ में है। जी, तो सुनील जी, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कराई। आपने जो वक्त दिया, हम आपका आभारी है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।